हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपन पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पिछले वीडियो में आपने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जानेंगे कि इसके अंदर माप कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की लोच को मापने की विधियां क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। पूर्ति की लोच को मापने के लिए मुख्य रूप से दो तरह की विधियों को काम में लिया जाता है। पहली विधि है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, अनुपात जिसके अंदर हम निकालें, और दूसरी विधि है बिंदु विधि। अनुपातिक या प्रतिशत रीति के अंतर्गत इस रीति में पूर्ति में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग दिया जाता है। यदि पूर्ति की लोच को हम सूत्र के रूप में ज्ञात करना चाहें तो कैसे निकालेंगे हम? पूर्ति में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है सप्लाई में और कितना चेंज हुआ है कीमत में, इनका जो भाग है, इनका जो भागफल है, वह पूर्ति की लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बताएगा। विस्तार रूप से अगर हम कहें तो यानी कि पूर्ति के अंदर आनुपातिक डेल्टा चेंजेस कितने हुए हैं। डेल्टा चेंजेस का मतलब पहले जो था और अब जो है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना हुआ है, साथ ही साथ कीमत में कितनी डेल्टा चेंजेस हुई हैं, कितने परसेंटेज चेंजेस हुई हैं, इनके बारे में हम जानकारी निकालते हैं। तो यह आनुपातिक या प्रतिशत रीति कहलाती है। दूसरी हमारी जो विधि है वह बिंदु रीति या रेखा गणितीय विधि होती है। चूंकि जब हमने इसके प्रकार पढ़े थे इलास्टिसिटी के, तो उसके अंदर भी हमने इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो जो बिंदु रेखीय रीति है, ये रेखा गणितीय रीति है, यह किसी भी पूर्ति रेखा या पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात करने के लिए पूर्ति रेखा को आधार रेखा तक नीचे बढ़ाया जाता है, और जिस बिंदु पर पूर्ति की लोच ज्ञात करनी होती है, इस के आधार पर उस बिंदु को आधार रेखा, यानी हमारी आधार रेखा कौन सी होती है, OX पर एक लंब डाला जाता है। जैसे कि आर से हम पहले ही डायग्राम में देख लेते हैं, अत्यधिक लोचदार पूर्ति के अंदर आर से लंब हमने डाला है। हमारी रेखा कौन सी है, आधार रेखा OX पर, और ये लंब हमें बताएगा कि यहाँ पर कितनी पूर्ति है। यानी बिंदु आर से पूर्ति की लोच ज्ञात करना, यानी SS रेखा से अगर हम आधार रेखा पे लंब डालते हैं और जहाँ ये रेखा मिलती है, वहाँ उस बिंदु को हम ये कहेंगे कि यह पूर्ति की लोच है। यानी कि यदि हम इसको देखें सूत्र रूप में, तो TQ बटा OQ, TQ बटा OQ, ये जो हमारा है पूर्ति की लोच कहलाएगा। और ऐसे ही हम B डायग्राम में निकाल लेंगे, C डायग्राम में निकालेंगे। यानी कि किसी भी रेखा पे अगर हम देखें कि सप्लाई रेखा हमें दी गई है और उस सप्लाई रेखा से अगर हमें लोच ज्ञात करनी है, तो सप्लाई रेखा से हम
हमारी आधार रेखा पर एक लंब डालते हैं और उस लंब के माध्यम से हम यह लोच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वह अत्यधिक लोचदार पूर्ति की स्थिति हो, कम लोचदार पूर्ति की स्थिति हो, लोचदार पूर्ति की स्थिति हो या इकाई से कम लोचदार पूर्ति की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हम आसानी से इसके माध्यम से बिंदु रेखा रीति के माध्यम से लोच की गणना कर सकते हैं। अगला मुख्य हमारा टॉपिक जो है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जिस प्रकार वस्तु की मांग की लोच अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति भी अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। और इन अनेक तत्वों में से कुछ तत्व इस प्रकार हैं। वस्तु की प्रकृति। जो वस्तुएं टिकाऊ या शीघ्र नाशवान नहीं होती है, उनकी पूर्ति अधिक लोचदार होती है, जबकि शीघ्र नाशवान वस्तुओं की पूर्ति कम लोचदार होती है, क्योंकि टिकाऊ वस्तुओं को संग्रह करके रखा जा सकता है, जबकि नाशवान वस्तुओं को अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। उत्पादन साधनों में गतिशीलता। उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता वैकल्पिक प्रयोगों में जितनी अधिक होगी, उतनी ही पूर्ति अधिक लोचदार होगी। वैकल्पिक प्रयोग यानी कि एक साधन के अनेक प्रयोग होना, उसे हम कहेंगे वैकल्पिक प्रयोग। और वैकल्पिक प्रयोगों में साधनों की गतिशीलता कम होने पर पूर्ति की लोच भी अपेक्षाकृत कम होती है। उत्पादन के नियम। जिन वस्तुओं के उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत होता है, उन वस्तुओं की पूर्ति अपेक्षाकृत कम लोचदार होती है, पर जिन वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत होता है, उन वस्तुओं की पूर्ति अधिक लोचदार होती है। अब आपने जब उत्पादन के नियम पढ़े थे, तो उस समय आपने पढ़ा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन हमें घटता हुआ मिलता है। प्रति इकाई साधन की उत्पादन जो है कम होता है और वृद्धि नियम के अंतर्गत ज़्यादा होता है। तो ये अगर पूर्ति लोच की अगर हम बात करते हैं, तो यदि उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत काम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तुओं की पूर्ति जो है अपेक्षाकृत कम लोचदार होगी। और जब उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत काम हो रहा है, तो उन वस्तुओं की पूर्ति अधिक लोचदार होगी, यानी अधिक साधन हम लगा करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा समय तत्व। अन्य बातों के समान रहते हुए समय जितना लंबा होगा, उतनी ही पूर्ति लोचदार होगी। अल्पकाल में पूर्ति कम लोचदार होती है, ये हम सब जानते हैं। समय तत्व पूर्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अल्पकाल इतना छोटा समय होता है जिसके अंदर उत्पादन के साधनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और जब समय ज़्यादा मिलता है, हमें ज़्यादा लंबा समय अगर होता है हमारे पास में, तो हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुकूलतम संयोग स्थापित कर सकते हैं और सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। उत्पादन प्रणाली। जिन वस्तुओं का उत्पादन प्रणाली या उनकी उत्पादन विधि सरल है, साधनों एवं पूंजी की आवश्यकता कम होती है, ऐसी वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है। परंतु जिन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन विधि या उसके अंदर लगने वाले साधन और पूंजी
अधिक आवश्यक होती है, अधिक आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, साधन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वहाँ हम यह मानते हैं और यह होता भी है कि वहाँ पूर्ति कम लोचदार होती है। यानी कि उत्पादन की प्रणाली कैसी है? खर्चीली उत्पादन प्रणाली है, कम लोचदार पूर्ति होगी। आसान उत्पादन प्रणाली है, सरल उत्पादन प्रणाली है, तो यहाँ पर पूर्ति लोचदार होगी। तो ये पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। आशा है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा।